हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के बीएसटी का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने 4 से 5 प्रिंसिपल कर लिए थे जो इजी थे, जैसे ऑर्डर, इक्विटी, डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसे वाले हमने कर लिए थे। आज हम और 4 से 5 करेंगे, देखेंगे कितने ज़्यादा हमारा टाइम होता है वीडियो का, उसके अकॉर्डिंग। आज जो कर रहे हैं वो पहले वालों से थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े ज़्यादा डिटेल में भी है। जो फर्स्ट वीडियो में थे वो तो बहुत ज़्यादा इजी थे, वो तो आप समझ लो नाम से ही बता सकता है कोई भी पर्सन जिसने ना भी पढ़े हो। लेकिन आज वाले जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना कि क्या हमने आज करना है। देखो, पहला प्रिंसिपल जो आपके हेनरी फ्योल के जो सीक्वेंस है उसमें भी पहला ही है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अब इसमें मेन वर्ड तो डिवीजन ऑफ वर्क ही है, जो स्पेशलाइजेशन है वो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से ही आती है। अब देखो, इसके भी नाम से पता लग रहा है डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांट देना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, एक प्रोडक्ट को ही बनाना, इसी मान लो इस मार्कर को ही बनाना है, इस मार्कर को बनाने में बहुत सारे काम होंगे। परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज होगा, फिर वो बनेगा, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगा। तो अब एक बंदा उस काम को करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि आप डिवाइड कर दो, काम को बांट दो। एक सेल्स का डिपार्टमेंट अलग कर दो, परचेस का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग। जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो काम रिपीट नहीं होगा बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जिस पर्सन को वो काम दे रहे हो, एक तो आपने काम को डिवाइड करना है पर्सन, प्लस आपने काम भी उस पर्सन को देना है। जैसे आपने सेल का डिपार्टमेंट बनाया तो सेल्स में उसी पर्सन को बिठाना है जो सेल्स का एक्सपीरियंस है, जिसके पास क्वालिफिकेशन उस काम से रिलेटेड है। ऐसे ही प्रोडक्शन में आपने उसको काम देना है, उसको एम्प्लॉयड करना है जो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है पहले से ही, जिसने कभी वहाँ पे काम कर रखा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका काम इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंटायर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क। अलग अलग टास्क कर दिया हमने। वन टास्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। एक काम सिर्फ आपने एक को ही देना है, एक ही हेड बनाना है एक काम का। अकॉर्डिंग टू हिज कम्पिटेंसी, क्या उसकी कम्पिटेंसी है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अगर कोई पर्सन सेल्स में एक्सपीरियंस है, आप उसे प्रोडक्शन में मत भेजो, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर पाएगा। पहले वो काम को सीखेगा और जो उसका सेल्स का एक्सपीरियंस है वो भी खराब जा रहा है, ना उसका डेवलपमेंट हो पाएगा ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। आगे क्या है, इट हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी बचाता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को, जिसने एक चीज़ में एक्सपीरियंस ले रखा है, उसे वो काम दोगे तो वो कम टाइम में उस काम को कर देगा, ना वो वेस्टेज करेगा आपकी काम की। और अगर नए पर्सन को दोगे फिर वो काम को सीखेगा, टाइम को लगाएगा, बार बार गलतियां होंगी, तो वो ये हेल्प करता है। और ये वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों हो रही है, क्योंकि आप बार बार काम चेंज कर रहे हो तो उसे बार बार सीखना पड़ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क किया था। अब हमने क्या देखा इसमें कि एक पर्सन को आप वही काम दो जो उसे बार बार वो रिपीट करे, करता रहे। अब एक पर्सन बार बार एक काम करेगा तो ऑफकोर्स वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उसमें। अब जहाँ स्पेशलाइजेशन आ जाती है वहाँ पे एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये था बच्चों आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड वर्ड आपने सुना होगा, और एक वर्ड है आपका यूनिटी। यूनिटी मतलब सिंगल, कमांड मतलब किसी को ऑर्डर देना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट को, अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सुपीरियर सबऑर्डिनेट आपको पता ही है, जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है वो होता है सबऑर्डिनेट, और जो उसको ऑर्डर दे रहा है वो होता है उसका सुपीरियर। वन सुपीरियर एट अ टाइम, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए एक टाइम पे। ये नहीं होना चाहिए जैसे आप बच्चों के साथ भी होता है, मैथ्स वाले सर ने भी होमवर्क दे दिया, अकाउंट्स वाले ने भी दे दिया, इको वाले ने भी दे दिया, एक ही दिन में कि कल होमवर्क करके लाना है सबने। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, पहले किसका काम करें, पहले किसका टेस्ट की प्रिपरेशन करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, एंड सबऑर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जिसे उसे जवाब देना है कि ये काम हुआ नहीं हुआ, वो ओनली टू डैट सुपीरियर। जिस सुपीरियर से उसको ऑर्डर मिल रहे हैं वो अकाउंटेबल भी सिर्फ उसको ही होना चाहिए। इससे अब होता क्या है, एक तो ये रिसेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल है, ये ज़्यादातर कहाँ चलता है, मिलिट्री में। जहाँ पे मिलिट्री होती है, आर्मी होती है हमारी, वहाँ पे हमेशा एक है सुपीरियर का एक ही हेड होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक मेन आपका बंदा ए,
उसके नीचे बहुत सारे बंदे होंगे, लेकिन इस बंदे को सिर्फ ए ही ऑर्डर देगा, कोई और नहीं देगा। अगर किसी बी ने इसे ऑर्डर दिया तो वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा जब तक मेरे कमांडर मुझे ऑर्डर नहीं देते तब तक मैं काम नहीं करूँगा। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए वहाँ डिसिप्लिन भी बहुत रहता है। आगे क्या लिखा है, इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, हेनरी फ्यूल ने बताया कि अगर आप ये प्रिंसिपल तोड़ देते हो, फॉलो नहीं करते, एक बंदे को एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो क्या होगा, अथॉरिटी जो है वो अंडरमाइन होगी। अब कैसे, अब देखो ए बी सी 3 पर्सन है, ए ने भी एक्स को ऑर्डर दे दिया, बी ने भी सी ने, और एक्स ने सिर्फ ए का ही काम करा, बी सी का नहीं करा, तो बी और सी के बाद जो अथॉरिटी या पावर है उसको कोई फायदा ही नहीं है। जब सी ने उनका काम ही नहीं करना तो फिर उस चीज़ का फायदा ही नहीं, उन्हें पावर देने का कोई फायदा ही नहीं है। साथ में डिसिप्लिन इज जियोपार्डी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट, जियोपार्डी का मतलब लिख लो डैमेज। अगर ऐसा होगा तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए मिलिट्री वाले हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड चलता है। जिस बंदे को जिसने ऑर्डर दे दिया उसको उसी का मानना पड़ेगा, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहती कि पहले मैं किसका काम करूँ किसका नहीं करूँ, ना वो टाइम वेस्ट करता है। और अगर ऐसा भी होता है बच्चों, अगर एक्स ने ए का काम कर लिया बी का नहीं कर लिया, तो बी वाला हो सकता है एस से खुश ना हो, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे उसके लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हेनरी फ्यूल ने क्या बोला, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक पर्सन को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये थोड़ा बहुत यूनिटी ऑफ कमांड से थोड़ा बहुत रिलेटेड करेगा, और इन दोनों में वो भी आता है आपका डिफरेंस भी आ जाता है, कभी कभी बुक में आपके दे रखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये क्या, इट स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। अगर आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं, एक आपकी कंपनी में मान लेते हैं कार बन रही है, एक आपकी कंपनी में फ़ोन बन रहा है या कोई और चीज़ बन रही है, तो इस कार के लिए अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, अलग हेड होना चाहिए और उनका अलग प्लान होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी जो पॉलिसी कार में काम आएगी जरूरी नहीं है वो फ़ोन में भी काम आए। अगर आप दोनों में सेम लगाई जा रहे हो, एक पर्सन दोनों चीज़ें संभाल रहा है, तो उसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका उन्होंने क्या बोला हेनरी फ्यूल ने कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए, एक टीम का एक टास्क होना चाहिए और उसका सारा फोकस एक सेम ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए, फ़ोन वालों का अलग, कार वालों का अलग। आगे देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव सेम है थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब ये जो है, जो हमारी कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो कार भी बना रही थी, फ़ोन भी बना रही है और भी कोई XYZ प्रोडक्ट बना रही है, इनका गोल तो ये है कि हाँ भाई मुझे अपना कंपनी को ग्रो करना है, लेकिन एक्स के लिए अलग प्लान बनाया होगा, फ़ोन के लिए अलग प्लान बनाया होगी, और इनका भी क्या होना चाहिए गोल कि हमें एक्स लिमिटेड को आगे बढ़ाना है, इनका भी यही होना चाहिए, एक्स लिमिटेड को अलग बनाना है, लेकिन सेपरेटली अलग अलग चलना चाहिए। ये ना हो जो प्लान कार वालों को भेजा वही फ़ोन वालों को भेज दिया, जो कार वाले को पैसा भेजा वही फ़ोन वाले को दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे बच्चों 3 हमारे प्रिंसिपल। अब आगे के प्रिंसिपल करते हैं। और तो देखो बच्चों क्या है हमारे नेक्स्ट 2 हमारे जो प्रिंसिपल है, आज ये 2 और करेंगे बस। अब क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये वाला बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, एक तो इसका नाम इतना बड़ा है, बच्चे जब अगर 14 प्रिंसिपल सुनो ना मोस्टली ये वाला भूलते ही भूलते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबऑर्डिनेट मतलब ऑफ सबऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया था जो छोटा पर्सन है, एक बड़ा पर्सन है ए और उसके नीचे बी काम कर रहा है, तो बी ए का सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है कंपनी का गोल। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उनका गोल होगा कि हमें अगले 5 साल में नंबर 1 कंपनी बनना है, लेकिन उस कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका भी एक इंडिविजुअल गोल होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं सबका इंडिविजुअल गोल होता है। एक का होगा कि मेरे को अपनी सैलरी बहुत अच्छी करनी है, एक का होगा कि मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है, काम सीखना है इस कंपनी में बहुत अच्छा। तो ये जो अपना प्रिंसिपल है इसमें क्या बोला हेनरी फ्यूल ने, द इंटरेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या एम की बात कर रहा है या गोल की बात कर रहा है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ऑफ द ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी कंपनी ये नहीं देखेगी पहले कि हमारी एम्प्लॉइज का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, उससे पहले मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है। क्योंकि अगर बेटा कंपनी का ही गोल अचीव नहीं हो रहा तो जो एम्प्लॉइज है उनका गोल भी अचीव नहीं होगा।
कंपनी जब ग्रो करती है तभी उसके एम्प्लॉयज़ भी साथ में ग्रो करते हैं। तो अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉई ऐसा है जो कंपनी के लिए इतना ध्यान नहीं दे रहा, कंपनी का काम सही से हो रहा नहीं हो रहा, उसको अपने को पड़ी है, अपना गोल अचीव करने के लिए वो काम कर रहा है, तो वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी, इन फ्यूचर कंपनी बंद हो जाएगी तो उसकी जॉब भी खतरे में आएगी। तो ये बोला गया है कि एक मैनेजमेंट को अगर कल को, देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय का जो डायरेक्शन है, जो वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी ये होनी चाहिए। उसके बाद जैसे एक टीम होती है, क्रिकेट टीम ही है, अब विराट कोहली का पहला जो एम है वो ये होना चाहिए कि मेरे को इंडिया को जिताना है। ये नहीं कि अपने 100 के चक्कर में वो आराम आराम से खेलने में लगा हुआ है, टिक टिक कर रहा है, बोले वेस्ट कर रहा है, नहीं। अगर इंडिया जीतेगी तभी विराट कोहली ज़्यादा मैच खेल पाएगा, इंडिया आगे ग्रो करेगा तो ही विराट कोहली भी ग्रो कर पाएगा। तो ऐसे ही होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने। आगे क्या लिखा देखो, इफ देयर इज एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में लड़ाई है, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, भेदभाव हो गया, तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू रिकन्सिल देम। उसको उस चीज़ का अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन निकालना, कैसे एम्प्लॉय को समझाना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो बेटा आपका अपने आप गोल अचीव होगा, तो कैसे वो समझाना है, वो ये प्रिंसिपल करने में हमारी हेल्प करता है, समझाता है मैनेजर को, प्रॉब्लम के एम्प्लॉयज़ को समझाता है। अब देखो इसका एक और तरीके से हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, ठीक है, इसको कंपनी ने टारगेट दिया कि आपको एक महीने में 10 लाख रुपए की सेल करनी है, अगर आप 10 लाख की सेल कर लोगे तो आपका गोल अचीव। अब इसने 10 लाख की सेल 15 दिन में ही कर दी। अब ये कह रहा है मैं ऑफिस ही नहीं आऊँगा, मैं और सेल नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो सुपीरियर है मिस्टर एक्स का, वो ये कह रहा है कि आप हफ्ते में 1 दिन आ जाओ, 2 हो जाए, जितने एफर्ट हो सके, और सेल्स टारगेट पूरा कर लो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। बट मिस्टर एक्स कह रहा है मुझे क्या मतलब, मेरा तो गोल अचीव हो गया ना, आपने मेरे को एक 10 लाख का कहा था, मेरे को इतनी इनकम चाहिए थी, वो मेरी बन गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैनेजमेंट को मिस्टर एक्स को समझाना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करेगी तो तुम्हें ही हेल्प मिलेगी, तुम्हें ही ज़्यादा बोनस मिलेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे। अब देखो नेक्स्ट, स्पिरिट द क्रॉप्स, इसका एक और नाम है यूनिटी इन स्ट्रेंथ। ये बहुत सिंपल सा है, अगर आपको ये गाना याद है, गाना सुन लो, पहले स्क्रीन पे आ गया होगा, सबने ये गाना सुना है, रीलें देखी होगी। अब ये गाना बना ही समझ लो इस प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अ मैनेजर शुड रिप्लेस द फीलिंग ऑफ आई विद वी। तुम भी चैट में चेंज कर देते हो ना कि आज से हम हैं, तो आई को अगर कोई मैनेजर अपनी टीम से बात कर रहा है, कल जैसे उनका कोई गोल था वो अचीव हो गया, अब मैनेजर को कभी ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए कि मैंने सारे एफर्ट्स लगाए, मेरी वजह से ये गोल अचीव हुआ, नहीं, उसको आई की जगह वी यूज़ करना है। सेम ऐसा ही किसी टीम में कि अगर आपकी कोई टीम है, कोई स्पोर्ट्स टीम है, तो जो उस टीम का कैप्टन होगा वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने अच्छे एफर्ट्स लगाए, मैंने प्लानिंग करी, मैंने एग्जीक्यूशन करा, नहीं, हमेशा आप देखोगे वो वी वर्ड यूज़ करते हैं कि हमने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, सारी टीम ने साथ दिया। तो ऐसे ही एक मैनेजर को आई की जगह वी वर्ड यूज़ करना चाहिए अपनी सारी कन्वर्सेशन में विद वर्कर्स टू फास्टर टीम स्पिरिट। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसकी टीम के वर्कर्स हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा कि हमारी जो टीम है वो हमें भी इंपॉर्टेंस दे रही है, जो हमने एफर्ट लगाया उनकी इंपॉर्टेंस उन्हें पता है। ये जरूर होना चाहिए हर काम उसमें। आगे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। और मैनेजमेंट की एक और ड्यूटी है कि सारे एम्प्लॉयज के बीच में एक टीम स्पिरिट रहे। ये नहीं हो कि एक ने काम करा है तो दूसरा उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा। अगर मिस्टर एक्स को कोई ज़रूरत पड़ गया, वाई उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेल्स मैनेजर ने, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड ने 200 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, मान लेते हैं 200 यूनिट बनानी है, 10 वर्कर हैं, कितने वर्कर हैं 10, तो मतलब एक को कितनी बनानी पड़ी 20। अब मिस्टर बॉस 10 में से 9 ने अपना काम अचीव कर लिया, एक बेचारा बीमार हो गया जो 10वें नंबर का था और वो अचीव नहीं कर पाया, काम रह गया। तो इन 9 को क्या करना चाहिए, उसका जो बचा हुआ काम है, उसकी जो बची हुई यूनिट्स हैं
वो इनमें डिवाइड होना चाहिए, बांट देनी चाहिए। ऐसा ना हो ये बोले कि हम तो नहीं करेंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो एक्स वाला है, जो नो वर्कर्स है, अपने लिए मतलब अपना टारगेट पूरा हो गया तो सोच ही नहीं रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ये 200 यूनिट्स पूरी नहीं होगी तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल तो अचीव हुआ नहीं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो ही रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा एक टीम वर्क होना चाहिए, सबको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और एक दूसरे के लिए हेल्प करनी चाहिए। और हेनरी फ्यूल ने क्या बोला, अगर ये वाला प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, यूनिटी ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स अगर है, आई की जगह वी यूज हो रहा है, तो पेनल्टी भी मिनिमाइज होगी। पेनल्टी कैसे, अब इस पर्सन ने काम नहीं करा, तो अगर ये लोग काम नहीं, इस 10 वाले ने काम नहीं करा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी, इसकी सैलरी कटेगी, जो भी होगा। लेकिन अगर ये 9 लोग इसका काम कर देते, इसकी हेल्प कर देते काम पूरा करने में, तो ये पेनल्टी ना लगती और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी टारगेट पूरा हो जाता। तो अगर आपका ये स्पिरिट द क्रॉप्स अच्छे से फॉलो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो पेनल्टी कम लगती है, डिफ़ॉल्ट नहीं होता। पेपर में यूज़ ऑफ ये जो पेनल्टी वाला लिखा हुआ है किसकी वजह से मिनिमाइज होती है, इसका एमसीक्यू बहुत बार आ रहा है, तो याद रखना। आपकी सबकी बुक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, उस एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ो, क्योंकि वहीं से ही आपके एमसीक्यू बन रहे हैं। प्लस हर आपके प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं डार्क से अंडरलाइन हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, वो हाईलाइटेड वर्ड्स से आपके फिर एमसीक्यू बनते हैं। जो आप कहते हैं ना एमसीक्यू बहुत मुश्किल आते हैं, वो इसलिए मुश्किल आते हैं क्योंकि आप ये डीप वाले नॉलेज नहीं ले रहे, जो मेन हेडिंग्स हैं वो नहीं पढ़ रहे। जब वो पढ़ लोगे तो आपको कोई भी प्रिंसिपल और कोई भी एमसीक्यू मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। 5 प्रिंसिपल पहले कर लिए थे हमने, 5 आप आज कर लिए, 10 हो चुके हैं। 4 जो मेन बचे हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बचा है, इनिशिएटिव बचा, वो तो ईजी है, स्केलर चेन बचा और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर करेंगे अपनी टेक्निक स्टार्ट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।